इस वर्किंग में कोई भी मसला है तो मुझे बताओ। कोई मसला नहीं है किसी को? तुम्हारा नाम क्या है? रजा। रजा तुम मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना है इस सवाल में? अबे तो आज की तो ले रहा है ना, या आज भी घर पर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज पूछ रहा हूँ। 100 है। कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश का जाना। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 100 है। देखो यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है। सेम तो है। रजा के साथ कौन बैठा है? शाबान। हाँ भाई, तुम बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की वैल्यू कितनी है? अरे यार तुम लोग जरा जहां से सुनना होता है वहां से सुनो ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, सीधी सी बात बोल रहा हूँ यार। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज नहीं है क्या? इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है? इन दोनों को ऐड करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज यानी कि पैसों का आना 60 और 55 आ रहे हैं, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू का मतलब उनके ईयर जीरो की इक्विवेलेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू। तो अगर आप उस तरीके से चलते हो तो ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो ये दो वैल्यूज हैं। शाबान के साथ कौन बैठा है? नोमान। नोमान तुम बताओ एनपीवी कितनी है? अरे भाई, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2.703 ना। ये रही 2.703 की वैल्यू। इस मेथड से करो तो भी यही आंसर है, इस दूसरे वाले मेथड से करोगे तो भी 2.703 ही आंसर है। ठीक है। इसके बाद तुम क्या नाम है? वासिफ। वासिफ मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या डेफिनेशन थी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जब कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो परसेंटेज हमसे डिमांड डिमांड करते हैं वो। जितना रिटर्न वो चाहता है कि भाई मुझे इतना कमा कर देना। यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? यानी कि जो जिसने मुझे पैसे दिए वो ये कहना चाह रहा है कि तुम मुझे 8% कमा कर देना, तो मुझे 8% कमा कर देना। ठीक है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही होती है ना, तो वो उसको हम 8% कमा कर दे रहे हैं। कैसे सर प्रूफ करें? वो बाद में कैफ 6 में एमएफए में प्रूफ होगा कि आप 8% जो है ना, 8% एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, इसका कैसे मतलब हो गया ये कि भाई 8% इसको मिल रहे हैं पैसे? ये तो मैंने नहीं समझा। ठीक है, वो कैफ में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है ना, तो जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जितना वो मांग रहा है, वो चाह रहा है कि 8% कमाए। अगर वो 100 रुपए मेरे बिजनेस में उसने 100 रुपए रोके हैं ना, तो वो क्या चाह रहा है कि 100 पर हर साल उसको 8 रुपए का रिटर्न मिले। लेकिन अभी हमारा ये फॉर टाइमिंग हमारा ये कंसर्न नहीं है। हाँ अलबत्ता आगे के पेपर्स में ये बिल्कुल समझाया जाएगा कि 8% कैसे कमा रहा है ये। मतलब एनपीवी पॉजिटिव आने का ये कैसे मतलब हो गया कि इसको 8% मिल रहा है। ठीक है। तो आप दोनों मेथड से एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आई? सही है। अच्छा। अब एक और केस करते हैं, एक और केस करते हैं। देखो यहां पर सुनना जरा गौर से। यहां पर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, पहले साल आपको कितना रिटर्न मिला? 60। दूसरे साल कितना रिटर्न मिला? 55। और जो इन्वेस्टर है उसको कितना रिटर्न चाहिए था अपनी इन्वेस्टमेंट पर? 8%। यानी कि अगर वो 100 रुपए रोकता है तो हर साल उसको 8 रुपए उस 100 पर चाहिए। ठीक है ना। अब वापस से मैं ऐसा ही सवाल लिखता हूं, यानी कि मैं ये नंबर 0 लिखता हूं, 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, मैं रेलेवेंट कैश फ्लोज लिखता हूं, मैं डिस्काउंट फैक्टर लिखता हूं। ठीक है। मैं प्रेजेंट वैल्यूज लिखता हूं, और मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो 12% कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 12%।
इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये कि जो इन्वेस्टर था पहले वो बोलता था कि मैं, अब तुम मुझसे अगर 100 लेकर जाओगे 8 रुपए कमा कर दे दोगे, हर 100 पे मैं खुश हूँ। अब वो बोलता है 8 रुपए पे मैं खुश नहीं हूँगा, मुझे तुम अगर 100 रुपए मुझसे लेकर जाओगे तो हर 100 पर मैं तुमसे 12 मांगूंगा। यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई? बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई उसकी एक्सपेक्टेशन। अगर उससे आप फंड्स लोगे, पैसे लोगे, तो वो ये कह रहा है कि भाई 100 पर 12 रुपया मुझे मिलना चाहिए, तो ले जाओ पैसे। अब अगेन अगर हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी हो तो हम अपने वही सेम कैश फ्लोज लिखते हैं, सेम लिख देते हैं, -100, 60, 55। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 0, कितना आएगा? 1। दूसरा क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 1, कितना आएगा? 0.892। तीसरा आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 2, कितना आएगा? 0.79 79719, तो 797 कर देते, सही है। अब यहां पर 1 लिखा, यहां पर 0.892 लिखा, और यहां पर मैंने 0.797 लिखा। मल्टीप्लाई करो जरा, पहले तो -100 आएगा, दूसरा कितना आता है? 53.52, तीसरा कितना आता है? 43.635, 64 कर देते हैं। अब इसको नेट ऑफ करो, हंड्रेड माइनस किया, -2.8 तकरीबन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर एनपीवी क्या आई? नेगेटिव आ गई। एनपीवी नेगेटिव आने का क्या मतलब है? एनपीवी नेगेटिव आने का मतलब है कि नो, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जिससे पैसा लिया उसको 12% कमा कर देना है, और ये प्रोजेक्ट 12% कमा कर नहीं दे रहा। एनपीवी नेगेटिव आ रही है। एनपीवी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि 12% का रिटर्न नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा 12%। और 12% नहीं मिल रहा तो इन्वेस्टर खुश नहीं है। इन्वेस्टर खुश नहीं है तो वो अगर पैसे दिए तो वापस ले लेगा, अदरवाइज देगा ही नहीं। अगर हम फॉर्मूले अप्रोच से चले, फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इस हिसाब से हमारे सवाल में दो कैश इनफ्लोज हैं। एक ईयर नंबर 1 पर 60 है, 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% हो जाएगा, पावर 1। और दूसरा क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 2, सॉरी 55, 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 2 माइनस 100। मुझे इंडिविजुअली वैल्यूज कैलकुलेट कर बताओ, पहली कितनी आती है? सेम आ रही है ना? राउंडिंग ऑफ के एरर को हटाकर ये दोनों वैल्यूज तकरीबन इतनी ही आ रही होंगी, और फाइनल आंसर भी आपका जो है ना वो इतना ही आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक ही काम किया है, बस उसके दो अलग अलग तरीके हैं। यहां तक कोई मसला है तो मुझे बता दो, ठीक है। देखो आपका सवाल सिंपल आएगा, आपको जो है वो एक डिस्काउंट रेट दिया हुआ होगा, जिस तरह 8% या 12%, और आपको जो है ना एनपीवी कैलकुलेट करनी होगी। पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट करोगे, नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ये जो दो सवाल मैंने किए, इन दोनों सवालों में कैश फ्लोज अलग अलग थे या सेम थे? कैश फ्लोज बिल्कुल सेम थे। डिस्काउंट रेट सेम था या अलग अलग था? अलग अलग था। पहले वाले केस में कितना था, दूसरे वाले केस में कितना था? इसका मतलब दूसरे वाले केस में जो डिस्काउंट का रेट था वो ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। तो एनपीवी कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई। इसका मतलब हम एक बात लिख सकते हैं अपने पास, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? इसको कॉपी करने की फिल वक्त जरूरत नहीं है, पिक्चर ले लो इसकी जल्दी से, पिक्चर ले लो, कॉपी आप आराम से कर लेना घर पर तबीयत से, ठीक है। और तुम लोग टाइम पर आओ ना यार, ये मैंने पहले ही बताया 20-25 मार्क्स का पेपर में आता है सारी चीजें। क्या वह सीट्स कम है? सामने से ले आओ, चेयर्स ले आओ, बैक साइड पे लगा दो, सही है। आप लोग पिक्चर लेकर ग्रुप में शेयर कर दो, साथ साथ कोई की पॉइंट्स हो तो वो कॉपी कर लो, बाकी चीजें आराम से कॉपी कर लेना, मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा।
बातें ना करो आपस में, क्या हुआ, मसला है कोई? नहीं है ना कोई मसला, तो फिर आपस में बातें ना करो। अब बात सुनो जरा, एक प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, सुना जरा गौर से। हमने जब रेट यूज किया 8% का, हमने जब रेट यूज किया 8% का, उसको कह लेते हैं A%। तो हमारे पास जो एनपीवी आई ना, एनपीवी, उसको एनपीवी ए कह देते हैं, वो आई थी पॉजिटिव की 2.7, है ना। और हमने जब रेट यूज किया 8% के बजाय 12%, तो उसको एनपीवी बी कह देते हैं। तो जो एनपीवी आई ना, वो आई माइनस का 2.8। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और वो है इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड, अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज किया जाए, इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड, अगर 8 से 12% पर जाए, अगर 8 से 12% पर जाए, इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड, एनपीवी डिक्रीजेस। अगर आप डिस्काउंट का रेट इंक्रीज करते हो, 8 से 12% पर जाते हो, तो जो चीज प्लस 2.7 पर थी वो नेगेटिव के 2.8 पर आ गई। या आप किसी भी सवाल में प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने प्रूफ किया। दूसरा, हमने कल जो है ना एक और चीज पढ़ी थी जिसका नाम था IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मुझे ये बताता था कि कोई एक खास प्रोजेक्ट मुझे कितना कमा कर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मुझे ये बताता था कि एक खास कोई प्रोजेक्ट मुझे कितना कमा कर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमने ये कहा था कि अगर लेट से मैं किसी से पैसे लेता हूँ 1 करोड़ रुपए, और उसको मुझे 8% कमा कर देना है, और किसी प्रोजेक्ट में मुझे 17% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं उससे पैसे ले लूंगा, है ना। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना। ऊपर जो प्रोजेक्ट था ना जिसकी हम बात कर रहे थे, उसी की वापस से बात करते हैं। वो जो प्रोजेक्ट था वो क्या प्रोजेक्ट था? वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था कि अगर मैं उसमें आज 100 रुपए इन्वेस्ट करूं, तो मुझे 1 साल बाद कितने मिलेंगे? 60। और 2 साल बाद कितने मिलेंगे? 55। अब जरा गौर से मेरी बातों को कनेक्ट करना। एनपीवी के वक्त हमने ये बोला कि अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नेगेटिव होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आईआरआर के वक्त हमने बोला कि अगर कोई प्रोजेक्ट का आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी से पैसे लेकर आ रहा हूँ, वो बोलते हैं भाई तुम मुझे 10% कमा कर देना मेरे 1 करोड़ पर, और मैं वो पैसे किसी प्रोजेक्ट में लगाता हूँ, वहां से 17% मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आईआरआर कितना है? 17%। 17% मिलेगा, 10 उसको दे दिया, 7 अपने पास बच गया। लेकिन अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपए देता है और उसको मुझे 10% कमा कर देना है, आगे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहां से मुझे पता है 8% मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? वहां से 8% मिला, 2% अपनी जेब से मिलाकर उसको 10 पूरा करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में फोकस करो। जब हमने 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया था, जब हमने ये सोचा कि लेट से मुझे कोई इन्वेस्टर मिला, उसने बोला भाई मेरे 8% पे पेट भर जाता है, तो इस प्रोजेक्ट का आंसर एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव? यानी कि मैंने ये फैसला किया कि इससे पैसे ले लो और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। तो 8%, जरा गौर से सुनो, 8% पर एनपीवी ने क्या बोला कि हाँ ये ऑप्शन वायबल है, इन्वेस्टमेंट करो और इस बंदे से पैसे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये 8% से ज्यादा कमा कर दे रहा होगा या कम? ज्यादा कमा कर दे रहा होगा, तभी तो एनपीवी ने हाँ बोला। एनपीवी पॉजिटिव आई। ये प्रोजेक्ट 8% से ज्यादा कमा कर दे रहा होगा ना, कम कमा कर दे रहा होता तो एनपीवी भी ना बोल देता। 8% के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी, और एनपीवी ने बोला हाँ हाँ भाई इससे पैसे ले लो, 8% इसको देना है, जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे 8% से ज्यादा मिल रहा होगा, कर लो इन्वेस्ट, है ना। एक बात
और IRR क्या बताता है कि एक प्रोजेक्ट मुझे कितना परसेंट कमा कर दे रहा है, तो वो प्रोजेक्ट मुझे 8% से, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे 8% से ज्यादा ही कमा कर दे रहा होगा, तभी तो 8% पर एनपीवी पॉजिटिव आई। दूसरे एंगल से सोचो, जब मैंने कहा कि यार मिसाल के तौर पे मुझे कोई इन्वेस्टर मिला है, लेकिन वो इन्वेस्टर बोले भाई तुम मुझे मेरे 100 पर 12 रुपए कमा कर देना, करोड़ पर 12 लाख रुपए कमा कर देना, तो पैसे दूंगा। तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना एनपीवी ने बोला वायबल नहीं है। एनपीवी क्या आई, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अब जरा गौर से सोचो, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% हुआ, एनपीवी नेगेटिव आ गई, एनपीवी ने बोला नहीं 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 नहीं, इससे पैसे नहीं लो, 12% पे दे रहा है, इससे पैसे नहीं लो, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना वायबल नहीं है। तो इसका मतलब एनपीवी का ये कहना होगा कि ये 12% पर तुम्हें दे रहा है पैसे, और जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से 12% से कम आ रहे हैं, तभी तो मना किया होगा। अगर 12% से ज्यादा मिल रहे होते, 13, 14, 15% मिल रहे होते, तो एनपीवी तो पॉजिटिव आती। तो एनपीवी मना थोड़ी करता, एनपीवी तो बोलता ले लो 12% पर, आगे 13, 14, 15, 16% आ रहा है, मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नहीं, आंसर नेगेटिव आया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मेरा IRR, 3 ऑप्शन देता हूं, मेरा IRR 8% से कम होगा, 12% से ज्यादा होगा, या 8 और 12 के बीच होगा? 8 और 12 के बीच होगा। ठीक है, इस बात को जरा गौर से समझो, 8 और 12% के बीच में होगा, क्योंकि 8% जब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया तो मेरा फैसला आ रहा था हाँ ये प्रोजेक्ट वायबल बन रहा है, 12% जब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया मेरा आंसर बन रहा था ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं बन रहा, नहीं लो इस बंदे से पैसे। तो इसका मतलब ये जो 8 और 12 के बीच में कहीं ऐसा हुआ होगा कि कोई IRR कोई इसके बीच होगा। अब IRR ढूंढते हैं, IRR ढूंढते हैं। एक प्रॉपर्टी याद रखना, इफ IRR is used as discounting percentage, NPV equals 0। इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब होता है अगर, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, नहीं। ठीक है, अगर IRR को डिस्काउंटिंग के रेट के हिसाब से यूज किया गया तो एनपीवी 0 आएगी। अब जरा IRR का एक फॉर्मूला लिखता हूं, IRR इज इक्वल्स टू A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाई NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। IRR is equals to A% plus NPVA divided by NPVA minus NPVB multiplied by B minus A%। जो बातें ऐसी हो जो तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी अकल इससे इसकी इजाजत दे और तुम्हें यूं लगे कि जरूरी है, वो उसी वक्त लिख लिया करो। सही है? अगर मैं होता तो ये 1 और 2 दो प्रॉपर्टीज नोट कर लेता और ये फॉर्मूला नोट कर लेता। अब ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कि वो तुम्हें इजाजत देता है या नहीं। सही है? IRR is equals to A% plus NPVA divided by NPVA minus NPVB multiplied by B minus A%। देखो, अगर IRR कैलकुलेट करना है ना तो आपके पास इस तरह का डेटा होना चाहिए, यानी कि आपके पास दो कोई भी परसेंटेजेस हो और उसकी रेलेवेंट नेट प्रेजेंट वैल्यूज हो। अब हम जो प्रोजेक्ट लेकर एग्जाम्पल में चल रहे हैं उसका हमारे पास पहले ही सारा डेटा मौजूद है, तो हम इस फॉर्मूले में अगर इसको पुट करते हैं तो ये 8% होगा, NPVA कितनी है 2.7 डिवाइडेड बाय NPVA 2.7 माइनस NPVB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये याद रखना, मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%, यानी कि 12 माइनस 8 की परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 8%। अच्छा, 2.7 डिवाइडेड बाई 2.7 और 2.8 कितना हो जाता है 5.5, और यहां पर आ रहा होगा 12 में से 8 निकाला 4%। ठीक है, लगभग 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 मुझे लगता है कि ये 10% आ रहा होगा, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से ऊंच नीच हो सकता है, हमने कर दिया हो, लेकिन अगर 2.7 को 5.5 डिवाइड करोगे तकरीबन 50% है, इंटू 4 तो 2 8 में ऐड किया 10 आ गया, आ रहा है 10%, 9.9 या तकरीबन 10%।
यानी कि मेरा आंसर मुझे ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें 10% कमा कर दे रहा है। आईआरआर क्या बताता था? आईआरआर बताता था कि तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना परसेंट कमा कर दे रहा होगा। ये प्रोजेक्ट कितना कमा कर दे रहा है? 10%। इसीलिए जिस बंदे ने बोला हाँ भाई मुझसे 100 रुपए ले जाओ, मैं तुमसे 100 पर 8 रुपए मांगूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाए एनपीवी का? इससे पैसे ले लो। क्यों ले लो भाई? जहां पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से 10 रुपया आएगा 100 पर, 8 उसको दे देना, 2 तुम्हारी जेब में बच जाएगा। लेकिन जो बंदा ये कहता है कि मुझसे 100 रुपए ले लो और मुझे 100 पर 12 रुपए कमा कर देना, तो एनपीवी ने भी मना किया इस बंदे से पैसे नहीं लो। क्यों नहीं लो? इसलिए क्योंकि जहां पर तुम लगा रहे हो पैसे वहां से तुम्हें 100 पर 10 रुपया मिलेगा, वो बोल रहे 12 दो, तो तुम क्या जेब से 2 रुपए दोगे? ठीक है, तो आईआरआर इस प्रोजेक्ट का 10% है, यानी कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें 10% का रिटर्न जनरेट कर दे रहा है। जितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं हम, जितने पैसे इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं हम, जितने पैसे इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा होता है। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, A% प्लस एनपीवीए डिवाइडेड बाय एनपीवीए माइनस एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%। ये बात एक तय हो गई। और इस फॉर्मूले के लिए ये जरूरी है कि आपके पास 2 परसेंटेजेस और 2 एनपीवीज उनकी रेलेवेंट कैलकुलेट हुई भी दी हुई हो। जनरली दी हुई होंगी, नहीं दी हुई होंगी तो आप खुद कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे तो वो ये डिस्कस कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी भी मैंने लिखी, अगर आईआरआर को डिस्काउंटिंग के रेट के हिसाब से यूज किया जाए तो एनपीवी कितनी आती है? ये प्रॉपर्टी टेस्ट कर लेते हैं। कैसे? आपके पास ये जो कैश फ्लोज है इसके डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। किस रेट पर? किस रेट पर? अरे भाई 10% पर ना। जो प्रॉपर्टी टेस्ट करनी है वो क्या करनी है कि अगर आईआरआर की परसेंटेज को हम एज अ डिस्काउंट फैक्टर की परसेंटेज यूज करेंगे तो एनपीवी 0 आएगी। तो 12 कहां से ले आए? 10% है ना आईआरआर। 10% के हिसाब से फैक्टर्स ढूंढते हैं। पहला होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 0। दूसरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 1। तीसरा क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2। कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, पहला 1, दूसरा 0.909, तीसरा 0.826। प्रेजेंट वैल्यूज कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। पहला -100, दूसरा 54.54, तीसरा 45.43, तकरीबन 0 बनता है। अगर इन सबको नेट ऑफ करते हैं तो 0 बनता है। और वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अगर, तो एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इससे अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहला वाला क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 1, और दूसरा होगा 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2। और इसमें से प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज यानी कि 100 माइनस करोगे तो भी तुम चेक कर लो 0 आएगा, क्योंकि एक ही चीज है यार। वो तुम समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी सच है कि अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंटिंग परसेंटेज यूज किया जाता है तो एनपीवी 0 आ रही है, आती है। अब बताओ, यहां पर कोई सवाल है? यहां पर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। इसकी पिक्चर भी ले लो, इसकी पिक्चर भी ले लो, और कॉपी बाद में कर लेना। इसकी पिक्चर ले लो, अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछो। कोई मसला है इसमें? हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कोई मसला है? आईआरआर का फॉर्मूला है A% प्लस एनपीवीए डिवाइडेड बाय एनपीवीए माइनस एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%। और अगर हम डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हैं तो आईआरआर तो एनपीवी कम हो जाती है। और अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंटिंग की परसेंटेज यूज करते हैं तो एनपीवी 0 ही आती है।
सही है? कोई मसला है यहाँ तक बताओ, वरना मैं आगे बढ़ूं। तुम्हें कोई मसला है? पक्का? हाँ बताओ। अब एक और इसी तरह का सवाल करते हैं, ठीक है? ईयर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, कैश फ्लोज 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट, फिर आपको 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आज मैं 100 रुपए लगा दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, तो वो मुझे हर साल 50 रुपए कमा कर देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें मैं आज 100 रुपए लगा दूंगा तो वो हर साल मुझे 50 रुपए कमा कर देगा। पिछले और इस सवाल में एक मेजर फर्क ये है कि पिछले सवाल में कभी 60 रुपीज मिलते थे, कभी 55 रुपीज मिलते थे, यानी कि अलग अलग कैश इनफ्लोज थे। इस सवाल में सारे कैश फ्लोज क्या है? सेम है। पहले साल के आखिर में 50 रुपए मिले, दूसरे साल के मिसाल के तौर पे किसी तुमने बैंक में रख दिए 100 रुपए, बैंक ने बोला भाई चलो 100 रुपए रख दिए ना, अब हम आपको 4 साल तक 50 50 50 50 रुपए देंगे। ऐसे एक मिसाल बना रहा हूं, ठीक है? अब यहां पर अगर लेट से आपके पास 10% का रेट हो, 10% का रेट हो, और अगर 10% के हिसाब से हम डिस्काउंट फैक्टर्स की कैलकुलेशन करें, तो पहला डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 0, कितना आता है? 1। दूसरा क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 1, कितना आएगा? 0.909। तीसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2, 0.826। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 3, 0.751। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 4, 0.683। ठीक है? पहला 1 है, दूसरा 0.909 है, उसके बाद फिर 0.826 है, उसके बाद फिर 0.751 है, उसके बाद फिर 0.683 है। प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं। पहला मल्टीप्लाई किया -100, फिर दूसरा क्या आएगा? 45.45, फिर 41.3, फिर 37.55, फिर 34.15। ऐड करो सबको, 58.45। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ या नहीं? इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, ये जो आपके पास यही आ रहा है ना आंसर सबका? टैली किया ना एक दो लोगों ने? अब देखो, अगर ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर y0। फिर इसी तरह से डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर y1 क्या होगा? 0.909। फिर डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 2 कितना होगा? 0.826। फिर डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 3 कितना होगा? फिर डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर कितना होगा? ऐसा ही है, ठीक है ना? ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? डिस्काउंट फैक्टर्स। डिस्काउंट फैक्टर एट 10%, 10% का रेट था। फॉर ईयर नंबर 1 ये है, फॉर ईयर नंबर 2 ये है, फॉर ईयर नंबर 3 ये है। अच्छा, अगर अगर आपके पास हर साल सेम कैश फ्लोज हो, आपने क्या किया? 50 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50 को 0.826 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50 को 0.751 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50 को 0.683 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही किया ना? आप मैथ्स में जो है वो चीजें कॉमन भी ले सकते हो। किस तरह से? ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं।
देखो फिर सारी एनपीवीज आई। अच्छा देखो यहां तक ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ये कहलाएंगी पीवीसी आई। पीवीसी आई क्यों? ये है प्रेजेंट वैल्यूज किसकी, कैश इनफ्लोस की। और ये 100 क्या कहलाएगा, पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और फिर आपने कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड किया और उसमें से क्या माइनस किया, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना। अच्छा कैश इनफ्लोस की जो प्रेजेंट वैल्यू है इसका टोटल कितना आ रहा है वैसे ये भी बता दो। पीवीसीआई कितना आ रहा है, 158.45 और पीवीसीओ कितना आ रहा है, पीवीसीओ आ रहा है 100। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 58.45। ऐसे ही किया ना आपने। अगर मैं फॉर्मूले से करता तो मैं क्या लिखता, एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 1, फिर 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 2, फिर 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 3, फिर 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 4, और इसमें से क्या माइनस करता, 100, तो भी सेम आंसर आता। पहले ब्रैकेट में क्या है, पीवीसी आई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, पीवीसी ओ, 100 जो है। अब ये पहला ब्रैकेट देखो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस वाला ब्रैकेट है, ये जो पहला ब्रैकेट है, इस पहले ब्रैकेट में एक तरीका तो ये, पहले 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% प्लस 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 2 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 3 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 4। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 50 को कॉमन ले लूं, पहले ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट में मैं 50 को क्या कर लूं, कॉमन ले लूं। अगर मैं 50 को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 1, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 2, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 3, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 4, और यहां पर क्या होगा, 100। ऐसा ही होगा ना, 50 कॉमन ले लिया मैंने। अब ब्रैकेट में ये जो बच गया है, ये जो ब्रैकेट में बच गया है, ये है डिस्काउंट फैक्टर एट 10% ऑफ ईयर नंबर 1, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% ऑफ ईयर नंबर 2, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 3, और डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 4। 4 डिस्काउंट फैक्टर्स बच गए ना, यही चीज है ना, 1 2 3 4, यानी कि ब्रैकेट में बचा हुआ है 0.909, 0.826, 0.751 और 0.683, और सारा ऐड में क्या सब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आप एक काम करो ना, इन सबको ऐड करो जरा, यहां से यहां 1 नहीं ऐड करना, हाँ 1 क्यों ऐड नहीं करना, वो तो डिस्काउंट फैक्टर है 10% फॉर ईयर नंबर 0 था, वो तो पीवीसीओ वाला था। पीवीसीआई या कैश इनफ्लोस तो 1 2 3 4 पर है, तो ये जो 1 2 3 4 के 0.909, 0.826, 0.751 और 0.683 आ रहे हैं, कितना ये 50 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट का आंसर बताओ, इनको ऐड करो, इनको, इन वैल्यूज को ऐड कर कर बताओ कितनी आती है, 3.169, और बाद में क्या है, माइनस का 100। क्या सेम आंसर आता है, क्या सेम आंसर आता है? तो कहने का मकसद ये था, कहने का मकसद ये था कि अगर इक्वेशन वाले मेथड से मैं सॉल्व करूंगा तो मैं 50 को कॉमन भी ले सकता हूं, और जब मैं 50 को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में 10% का ईयर 1, 10% का ईयर 2, 10% का ईयर 3 और 10% का ईयर 4 वाला डिस्काउंट फैक्टर आपस में क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, और उसका एडेड आंसर क्या आता है, 3.169। इस 3.169 को गौर से सुनो, एक से दूसरी बात कनेक्टेड है। इस 3.169 को, क्या ये कोई डिस्काउंट फैक्टर है, ये मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है, ये एक डिस्काउंट फैक्टर है नहीं, ये 4 डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है।
10% का ईयर 1, 10% का ईयर 2, 10% का ईयर 3 और 10% का ईयर 4, इन चार का एडिशन है, सम है। इसको हम लोग कहते हैं क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर, या इसको हम कहते हैं एन्युटी फैक्टर। इसको हम कहते हैं क्यूम्यूलेटिव का मतलब होता है टोटल, क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर ऐड हुआ हुआ, या एन्युटी फैक्टर, और इसका नाम होगा क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर या एन्युटी फैक्टर एट 10% फॉर 4 years। इसको हम क्या कहेंगे, क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर, या इसको हम कहेंगे एन्युटी फैक्टर एट 10% फॉर 4 years। फॉर ईयर नंबर 4 का मतलब होता चौथे साल का, फॉर 4 years का मतलब 4 सालों का। यहां पर सर ऐसे क्यों बोलते हैं 4 सालों का, क्योंकि भाई ये एडिड है ना, इसे 4 साल के डिस्काउंट फैक्टर्स का एडिशन है। और सर क्या अगर, सुनना जरा गौर से, क्या अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होगा, तो क्या मुझे 1 2 3 4 अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे और फिर उनको ऐड करना होगा? नहीं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होगा, और वो फॉर्मूला है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। सर ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा? देखो आपके सवाल में रेट कितना था, तो आपने आई की जगह लिख देना है 10%, और आपको 4 सालों का एन्युटी फैक्टर चाहिए, तो n में लिख दिया आपने 4। कैलकुलेट करो इसको, 1 माइनस और ब्रैकेट में 1 प्लस 10% पावर माइनस n जो है वो -4 हो गया, डिवाइडेड बाय 10%। देखो इसका आंसर 3.169 ही आएगा। ठीक है, आपने i की जगह लिखना है 10% जो रेट है, और n की जगह लिखना है जितने सालों का एडेड आंसर आपको चाहिए। 3.169 नहीं आ रहा। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर आ जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। हमारे सवाल में रेट 10% का था, 4 सालों की बात हो रही थी, तो आई की जगह 10% डाला और एन की जगह 4 डाला और कैलकुलेट कर लिया। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अब अगर मैं सेम सवाल बोलूं, गौर से सुनना, आपके एग्जाम में जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो इस तरह का डायग्राम बनाकर दे, ये जरूरी नहीं है। वो बोलेगा कि a company will invest 100 today, a company will invest 100 today and receive 50 per annum at the end of each year for 4 years। तो यही बात हो गई ना, a company will invest 100 today, आज एक कंपनी 100 रुपए इन्वेस्ट करेगी, एंड विल रिसीव रुपीज 50 पर एनम, और हर साल वो 50 रुपए रिसीव करेगी, मिलेंगे उसको एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में, फॉर 4 years 4 सालों के लिए। और सवाल बोलेगा कंप्यूट एनपीवी इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, यानी कि वो आपको वर्ड्स में लिख कर देगा कि एक कंपनी एक जगह पर इन्वेस्ट कर रही है, 100 रुपए आज इन्वेस्ट करेगी और उसको 4 बार 50 रुपए हर साल के आखिर में रिसीव होंगे। अगर 10% का डिस्काउंट का रेट है तो उस कंपनी की एनपीवी कैलकुलेट कर दे दो। आपको पता है एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब आप सबसे पहले ये देखोगे कि क्या सारे कैश इनफ्लोज सेम है। अगर सेम है तो पता है मैं क्या करूंगा, अगर सेम है ना तो मैं यहां पर उसको सॉल्व करता हूं। मैं लिखूंगा एनपीवी इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय
1 minus 1 plus 10% power minus 4 divided by 10% minus 100 is equals to 58.45. बस ये समराइज वर्किंग करूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 50 हर साल मिल रहे हैं। हाँ, हर साल सेम अमाउंट है। हाँ, हर साल सेम अमाउंट है, तो डिस्काउंट 50 को कॉमन ले लिया तो सारे डिस्काउंट फैक्टर्स को ऐड करना। अब इंडिविजुअली हर डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है। इसमें वो चारों का एडिशन खुद आ जाएगा। 10% का रेट है, 4 सालों की बात है, आई 10% है, एन 4 है। 50 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10%, ये पीवीसीआई आ गया, माइनस पीवीसीओ 58.45। इस तरह से आप अपना टाइम बचाओगे और इस तरह के सवाल 10, 15, 20 सेकंड के अंदर अंदर निपटाओगे। इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। आपने उसी वक्त सोचकर फौरन से कैलकुलेटर पर सॉल्व करना होगा विद इन 10 to 15 सेकेंड्स मैक्सिमम। ठीक है, तो आप ये वाली वर्किंग नहीं करोगे, आप ये वर्किंग नहीं करोगे, आप वो वाली वर्किंग नहीं करोगे, आप वहां वाली वो जो एक्सप्लेनेशन है पूरी उसको फॉलो नहीं करोगे, बल्कि आप सीधा सीधा इस तरह से वर्किंग करोगे जो बिल्कुल आखिर में मैंने की है। आपको इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका सवाल इतनी जगह पर बस ये सॉल्व हो जाए। देखो, करने को तो सारे मेथड सही हैं, लेकिन वहां पर आपके पास टाइम लिमिटेशन भी है, इसको समझो। आप इस तरह से करने बैठ गए ना किसी और तरीके से, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप सॉल्व इस तरह से करोगे, लेकिन 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 ये तरीका अप्लाई होने की कंडीशन क्या है कि सारी वैल्यू सेम। अगर डिफरेंट होंगी तो नहीं कर सकते, खत्म बात। जब बोल दिया सेम है तो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं पूछो ना कि डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, नहीं कर सकते भाई। सही है, अगर सेम होगा तो ऐसे ही करोगे, अगर सेम होगा तो ऐसे ही करो। क्या करोगे? 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10%, और आगे जो है वो माइनस 100 है। इस तरह से सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसकी पिक्चर ले लो पहले तो। इसकी पिक्चर, क्लियर पिक्चर लेकर कोई बच्चा ग्रुप पर सेंड करता जाए, ठीक है ना। एक मिनट में स्क्रॉल अप, ये हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रही है स्क्रीन। क्लियर पिक्चर लेकर कोई जो है वो ग्रुप पर सेंड करता जाए। ये तीसरी पिक्चर है ना? यस सर, सही है ना? और ये सारी चीजें फिर घर पर लिखना। अगर अभी टाइम दूंगा तो हमारी क्लासेस अब आपने देखा होगा कि 3-4 के बजाय 2 घंटे की हो रही है, तो वो 2 घंटे आप घर पर काम कर लो, इसलिए हो रही है। सही है, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब सुनो जरा गौर से। अगला केस, ये नंबर 0, 1, 2, 3, कैश फ्लोज -100 इन्वेस्ट करे, पहले साल के आखिर में 50 मिलेंगे, फिर 55 मिलेंगे, फिर 50 मिलेंगे। डिस्काउंट का रेट है 10%। 10% के हिसाब से मुझे डिस्काउंटिंग के फैक्टर्स बताना। पहला तो 1 होता है यार, दूसरा कितना होता था? 0.909, तीसरा क्या है? 0.826, फिर 0.751। -100 multiplied by 1 is -100. 50 multiplied by 0.909 is 45. अगला बताओ। 55 है। अगला अगला क्या है? 55। 55 multiplied by 0.826, 45.43। फिर अगला बताओ, 37.55। ऐड अप करो सबको, नेट करो, नेट करो सबको। 28.45434445 तकरीबन ये आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर हम जरा अपने दिमाग को वापस से एनवीटी फैक्टर पे लेकर जाते हैं। क्या यहां पर एनवीटी फैक्टर लग सकता है अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है इसमें? क्यों, क्या वजह है? कि सारी वैल्यू सेम नहीं है, एक 50 है, एक 55 है और फिर एक 50 है। अब हम जबरदस्ती करते हैं इसके साथ, ठीक है। अभी तो ये आंसर आ गया ना नॉर्मल वर्किंग से, नॉर्मल वर्किंग से आंसर आ गया।
क्या बिजनेस है? बिजनेस में तुम 100 रुपए लगाओगे, पहले साल तुम्हें कितने मिलेंगे, दूसरे साल कितने मिलेंगे, तीसरे साल कितने मिलेंगे? मैं इसको दूसरे लफ्जों में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम इन्वेस्टमेंट करोगे 100 रुपए की, पहला साल गुजरेगा तो मिलेंगे बोलो 50, दूसरा साल गुजरेगा तो मिलेंगे 50 और 5, 55 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? ये क्या बात हुई भाई, 55 ही होता है ना। अगर अगर दूसरे साल के आखिर में कोई बोले भाई 55 रुपए और कोई बोले 50 और 5 रुपए, एक ही बात है, डिफरेंट है क्या? नहीं। इसका मतलब सुनो जरा गौर से, ये मजाक मजाक में हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, पास पेपर बहुत मुश्किल आएंगे, अब जरा सुनना जरा गौर से। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ईयर 0 1 2 3, और कैश फ्लोज में मैं लिख दूं मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, पहले साल के आखिर में मैंने 50 कमाए, 50 मिले, दूसरे साल के आखिर में 50 और 5 मिले, और तीसरे साल के आखिर में 50 मिले। सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ ये तीनों एक ही वैल्यू में आ गए। सर वो 5 अलग से रह गया ना, उसको अलग से ट्रीटमेंट कर देंगे। क्या मतलब? एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आप लिखो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। सर इसमें तो सारी वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं आ रही, वो 5 रह गया। ये तो ऐसा है जैसे 3 बार 50 मिल रहा हो, इसमें तो वो 5 रह गया, तो उसको अलग से ऐड कर देता है। 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2 माइनस 100। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का ब्रैकेट देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का जो ब्रैकेट है उसमें मैंने पहले लिखा है 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाय 10%। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस बिजनेस में से मुझे पहले दूसरे तीसरे साल के आखिर में 50 50 और 50 मिलते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। लेकिन इन रियलिटी दूसरे साल के आखिर में तो कितने मिलते थे? 55, तो वो 5 एक्स्ट्रा का रह गया ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलहदा से 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2 नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग से ले ली, और फिर वापस से वही 100 माइनस कर दिया, तो इससे भी आपका आंसर 28.45 आ रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? सही है ना? आपने क्या किया, आपने 50 55 50 को 50 50 5 50 में ब्रेक कर दिया। जो 5 रुपए दूसरे साल के आखिर में आ रहे थे उसको 0 पे लेकर आने के लिए नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n यूज कर लिया, और आपका आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरह की आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी सवाल में, क्योंकि सवाल में वो बोल देगा कि एक बंदे ने 100 रुपए आज इन्वेस्ट करे, 25 साल तक उसको 50-50 मिलेंगे, 13वें साल में 50 नहीं मिलेंगे, 55 मिलेंगे। अब करो एनपीवी की वर्किंग, क्या तुम यूं 25 लंबी वर्किंग करोगे? नहीं, तुम्हें लॉजिकली वहां पर ये फॉर्मूला कहीं से लगाना होगा। सही है? तो अगर कोई एक वैल्यू दो वैल्यू एग्जामिनर ऊपर नीचे कर रहा है तो उसको हम दिमागी तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। सही है ना? उसको हम 50 को 50 और 5 कंसिडर कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। आ रहा है सबका सेम आंसर? अच्छा सर अगर ये वैल्यू कम हो तो देखते हैं, लेट से एक केस ऐसा हो अगर कि आपके पास ईयर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपके जो कैश फ्लोज हो ना वो लेट से -100, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, पहले साल के आखिर में 50 रुपया मिलेगा, दूसरे साल के आखिर में 48 रुपीज मिलेंगे, और तीसरे साल के आखिर में 50 मिलेंगे। अब अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर्स यूज करता हूं वही 10% वाले, पहले तो ऐसे ही नॉर्मल एनपीवी 1 0.909 0.826 और 0.751 यूज अगर करते हैं और हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं तो ये पहला -100 होगा, दूसरा क्या आएगा 45.45, तीसरा क्या आएगा 39.648, फिर 37.55। ऐड करो इन सबको, जल्दी से ऐड करो। सॉरी 22.64
8। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें सर? ये तो कम मिल रहे हैं, ज्यादा थे तो मैंने बोल दिया 50 और 5, अब कम मिल रहे हैं सर, तो इसको कैसे ब्रेक करें? इसको ब्रेक ऐसे कर लेते हैं कि हम लिखते हैं हमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, पहले साल वहां से 50 रुपए मिले, दूसरे साल 50 -2 मिले, -2 मिले, हाँ -2 मिले, ठीक है, क्योंकि 50 -2 48 बनेगा ना। हमें देखो 50 की स्ट्रीम बनानी है ना, उसके लिए फिर 50 48 आ रहा है, तो अब 48 किसके बराबर? 50 -2 के बराबर होता है। अब यहां पर हम 50 लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब देखो एनपीवी इज इक्वल्स टू, एक तो आप लिख दो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 प्लस 10% की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। लेकिन ये काफी नहीं है, क्यों? इसमें एक मसला हो गया, तुम्हें 50 48 और 50 मिले थे, तुमने तो यहां पर एज्यूम कर लिया कि 50 50 और 50 रुपए मिले, 2 रुपए तुमने ज्यादा एज्यूम कर लिए, हटा दो उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से। कैसे? -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2, और फिर -100 कर लो। अब तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है? 22.648, ठीक है ना। तो हमने देखो किया क्या कि हमने यार यहाँ पर, क्योंकि हमने 50 50 50 150 एज्यूम कर लिया था, हालांकि वो दूसरे साल तो 48 थे, तो वो 2 रुपए फिर हटाने पड़ेंगे इस बार, क्योंकि तुमने स्ट्रीम बनाने के लिए ज्यादा एडिशन कर दी। तुम जहां से कमा रहे थे 48, तुमने बोला मैं 50 कमाता हूं, तो फिर -2 भी तो करो, क्योंकि तुम कमाते तो 48 हो, ठीक है ना। तो तुमने उसकी इस तरह से एडजस्टमेंट करनी होगी। ये वाली बात समझ में आई? कोई मसला इसमें? कोई मसला? हाँ भाई, किसी किस्म का कोई मसला है तो बताओ। पक्का कोई मसला नहीं है? इसकी पिक्चर लो और सेंड करो। ये पिक्चर नंबर 4 है या 5 है? 4 है ना। सेंड करो जल्दी से। सही है? ठीक है भाई। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब इसमें एक और मसला लेकर आते हैं। यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर 3, यह नंबर 4, यह नंबर 5 कैश फ्लोज, और फिर डिस्काउंट फैक्टर। अब ये जो हम अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना साथ साथ नोट कर लो, ठीक है। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के पेपर में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देखो कुछ, रजा इसको उठाओ, तुम लिखो भाई, लिख लो कुछ। देखो कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा कैश आउटफ्लो होता है। मिसाल के तौर पर लेट्स से कोई बिल्डिंग बन रही है 50 फ्लोर की, 30 फ्लोर की। अब उसमें क्या होगा? आप जब बिल्डिंग बनाना शुरू करोगे, पैसा जाएगा, पहले साल के आखिर में बिल्डिंग बन जाएगी क्या? नहीं, हो सकता है 2 3 4 साल लगे, तो पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। फिर उसकी मार्केटिंग होगी तो इनफ्लो आएगा, बिकेंगे जब फ्लैट वगैरह दुकानें बिकेंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश का आउटफ्लो सिर्फ ईयर 0 पर हो, आज ही पैसे जा रहे हो किसी बिजनेस में, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 4 कैश आउटफ्लोज हो, ठीक है। एक ये चीज कि कैश आउटफ्लोज भी एक से ज्यादा हो सकता है। अभी तक हमारी एग्जाम्पल में सिर्फ ईयर नंबर 0 पर कैश आउट, मैं समझता था आज मैंने पैसे लगा दिए, अब बस ये चलती गाड़ी है, कमाना शुरू, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके कैश इनफ्लोज आने में टाइम लगता है, तुमने फसल खरीदी टमाटर की, तुमने बोला ये लो 5 लाख रुपए फसल मेरी हुई, कल तुम टमाटर तोड़ना शुरू हो जाओगे क्या? नहीं, उसको पहले बीज तो डालो, पानी डालो, दरख्त उगेंगे, जो भी होगा, फिर फसल आएगी, फिर वो जो है वो सारे टाइम लगेगा। इसका मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कैश फ्लोज किसी एक साल में ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लोज हो ही नहीं, पैसा जा भी नहीं रहा, पैसा आ भी नहीं रहा। तुमने लेट से एक प्लॉट खरीद लिया, 50 लाख का,
तो आज चले गए पैसे, और तुमने नियत कर ली मैं 5 साल बाद जब कीमतें इंक्रीज होंगी तो ये प्लॉट बेच दूंगा। अब तुम्हारा कैश आउटफ्लो होगा ईयर 0 पर, क्या ईयर 1 पर कोई कैश इनफ्लो होगा? क्या कोई प्लॉट पड़े पड़े कमा कर? नहीं, कुछ नहीं कमा कर कौन सा पैसा आएगा? कोई नहीं आएगा। दुकान थोड़ी है जो किराए पे दी है, ठीक है, प्लॉट है खाली। तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तुमने सोचा है कि भाई 50 लाख का एक प्लॉट खरीद लिया, 5 साल बाद ये जो है ना 1 करोड़ का हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, तब बेचेंगे। तो इस केस में तो क्या होगा? यह नंबर 0 पर कैश आउटफ्लो होगा, 1 पर कुछ नहीं, 2 पर कुछ नहीं, 3 पर कुछ नहीं, 4 पर कुछ नहीं, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, और 5वें साल जब तुम बेचोगे तो पैसा आएगा। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कैश जो इनफ्लो आउटफ्लो है उनके बीच में कोई ऐसे साल भी हो जिसमें ना इनफ्लो हो ना आउटफ्लो। अब मिसाल ले लेते हैं कि लेट से तुमने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसमें तुमने आज 100 रुपए लगाए, ये तुम्हारी जेब से गए, और फिर पहले साल के आखिर में भी मजीद 50 रुपए तुम्हारी जेब से जाएंगे। 2 ब्रैकेट लिख दिए ना मैंने, दोनों कैश आउटफ्लो है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश आउटफ्लो जो हो वो ईयर 0 पर ही हो, ईयर 1 पर भी हो सकता है, ईयर 2 पर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ईयर 2 का मतलब होता है आज से 2 साल बाद। आज से 2 साल बाद कुछ भी नहीं आएगा, ना जाएगा ना आएगा, कुछ भी नहीं, 0, ना पैसे आ रहे ना पैसे जा रहे हैं। ऐसे ही अज्यूम कर लो कि ईयर नंबर 3 पर भी ना कुछ जाएगा ना कुछ आएगा। ईयर नंबर 4 पर तुम्हें जो है ना वो 250 रुपए मिलेंगे, और ईयर नंबर 5 पर तुम्हें 250 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ईयर 0 पर तुम्हारी जेब से 100 रुपया गया, ईयर 1 पर तुम्हारी जेब से 50 रुपया गया, 2 पर और 3 पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईयर 4 और 5 पर तुम्हें 250 रुपए मिलेगा कैश इनफ्लो। डिस्काउंट फैक्टर अगर हम यूज करते हैं 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, तो पहला क्या होता है 1, दूसरा क्या होता है 0.909, तीसरा क्या होता है 0.826, फिर क्या होता है 0.751, बताते जाओ ना। अगला बताओ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 4 कितना होगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 5 कितना होगा? 0.683। और अगला वाला बताओ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 5, 0.6209, कर लेते हैं, तो ये 683 ये वाला, और ये वाला 0.621 है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, -100 मल्टीप्लाइड बाय 1, -100, अच्छा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 45.45। अच्छा उसके बाद फिर 0 क्योंकि ये भी 0 है ना, कुछ नहीं, ये 0 है। उसके बाद 250 इंटू 0.683, सॉरी 170.75। अगला 155.25। अब सबको जरा नेट ऑफ करो, एड अप करो, क्या चेंज हो रहा है? हाँ कितना आ रहा है? पॉजिटिव 180.55। देखो यहां पर ये 2 कैश आउटफ्लोज है और ये 2 कैश इनफ्लोज है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बीच में, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बीच में कोई कैश का आउटफ्लो इनफ्लो ना आ रहा हो, पहली बात। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा कैश के आउटफ्लो हो, जैसे यहां पर यह नंबर 0 पर भी है और यह नंबर 1 पर भी है, दूसरी बात, ठीक है। और हमारे पास इस केस में जो एनपीवी आ रही है ना, हमारे पास इस केस में जो एनपीवी आ रही है ना वो 180.55 आ रही है। हमारे पास इस केस में जो एनपीवी आ रही है वो 180.55 आ रही है। इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला है तो बताओ। हाँ भाई सब सही है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर अगर मैं
जो मेथड वो इक्वेशन वाला पहले कर रहा था ना, वो यूज करूं, क्योंकि कैश इनवर्स तो दोनों 250-250 है, सेम है। क्या मैं कर सकता हूं? कितने साल है, कितने साल है? अब जरा गौर से इधर सुनो जरा। अगर अगर कोई लिखता है ना 1 - 1 + 10% पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%, यही था ना एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला। बताओ इसका आंसर कितना आता है? भाई यही फॉर्मूला था, 1 - 1 + 10% की पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%, 5 साल है। बताओ कितना आता है? कितना आता है? 1 - 1 + 10% की पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%, 3.7907, 3.791। अब देखो जरा गौर से इसको समझो। इसका इस फॉर्मूले का नाम क्या है? एनवीटी फैक्टर या क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। हमने 10% का रेट यूज किया और एन की जगह क्या लिखा है? 5। जब हम एन की जगह 5 लिख रहे हैं और हम 10% का रेट यूज कर रहे हैं, तो ये सम है, ये सम है, सम है ना। ये किसका किसका सम होगा? डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि इसमें जो चीजें ऐड होंगी, इसमें डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर Y1 भी होगा, जो कि कितना है? 0.909। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर Y2 भी होगा, जो कि कितना है? 0.826। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर Y3 भी होगा, जो कि कितना है? 0.751। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 4 भी होगा, जो कि कितना है? 0.683। और डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 5 भी होगा, जो कि कितना है? 0.621। ऐड करो सबको, 3.791 आ रहा है। तो क्या मैं 250 को 3.791 के हवाले कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं। इसका तो मतलब ये हो गया, इसका मतलब अगर कोई 3.791 को 250 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो उसकी तो सोच ये है कि ईयर 1 पर भी 250 मिल रहे थे, ईयर 2 पर भी 250 मिल रहे थे, ईयर 3 पर भी 250 मिल रहे थे, ईयर 4 पर भी 250 मिल रहे थे, और ईयर 5 पर भी 250 मिल रहे थे। बात समझे हो? देखो, अगर मैं 3.791 से डायरेक्टली 250 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो तो भाई क्या समझेगा, ईयर 1 पर भी 250 थे, उसको भी प्रेजेंट कर दो, 2 पर भी 250 थे, उसको भी ले आओ, 3 पर भी 250 थे, उसको भी 0 पे, 4 पर भी 250 थे, उसको भी ले आओ, 5 पर भी 250 थे, उसको भी ले आओ। हालांकि ऐसा थोड़ी है, हमारे सवाल में तो 1 पर तो 250 क्या, वो तो जेब से 50 जा रहा है, और 2 और 3 तो खाली है, सिर्फ और सिर्फ 250 आ कहाँ रहे? 4 और 5। अब मैं एक और काम करता हूं, अगर मैं, सुनना जरा गौर से, अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 - 1 + 10% पावर -3 डिवाइडेड बाय 10%, ये बताओ कितना आता है? 2.486। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें शामिल होगा डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 1, यानी कि 0.909। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 2, यानी कि 0.826। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 3, यानी कि 0.751। ऐड करो जरा, देखो इतना ही आता है क्या ये तीनों? ऐड करो जरा, यही आ रहा है 2.486। क्योंकि जब तुमने N3 लिखा, तो उसने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर ऐड कर दिया। अब यार एक काम और करते हैं कि ये 3.791 में से 2.486 को माइनस करते हैं, तो क्या बच जाता है? 3.791 में से 2.486 को माइनस कर देते हैं, तो क्या बच जाता है? 1.305। पता है क्या किया हमने? डिस्काउंट फैक्टर एट ईयर 1, एट ईयर 2, एट ईयर 3, एट ईयर 4, एट ईयर 5 था।
उसमें से 1 2 3 हटा दिया, तो ये जो 1.305 बचा है ना, ये क्या होगा, डिस्काउंट फैक्टर 4 और 5 जो हमें चाहिए था। 4 और 5 पर तुम देखोगे ना, अगर ये 1.307, ये इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों का एडिशन इससे मैच करेगा। 0.683 और 0.621 को ऐड करोगे ना, 0.683 और 0.621 को, तो वो 1.305 बनेगा। जब तुम वो वाला फॉर्मूला लगाते हो तो 1 2 3 4 5 को काउंट करता है, फिर तुमने वही वाला फॉर्मूला लगाया, 3 डाला तो वो 1 2 3 को काउंट किया, तो तुमने 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 हटा दिया तो 4 5 बच गया। अब हम अपने फॉर्मूले पे जाएंगे, अब हम एनपीवी के फॉर्मूले पर जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एनपीवी इज इक्वल्स टू, क्या होता है, पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। उसमें 250 के कैश इनफ्लोज है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1.305 से। 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.305, क्यों सर, क्योंकि तुम्हारे पास सवाल में 250 सिर्फ चौथे और पांचवें साल है और तुम्हें उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तुम 3.791 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका मतलब तो हो गया पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल पर है, वो नहीं होना चाहिए। तुम 2.486 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका मतलब तो ये है कि पहले दूसरे और तीसरे साल है, उससे नहीं करोगे। तुम्हें तो 250 को मल्टीप्लाई करना है उस डिस्काउंट फैक्टर के सम से जो चौथे और पांचवें का एडिशन हो। तो तुम इसको 250 को 1.305 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसमें से माइनस कर दोगे। अब तुम्हारे पास ये दो कैश इनफ्लोज हो गए, आउटफ्लोज भी दो हैं, एक तो 100 का है, दूसरा क्या है 50 इंटू 0.909। देखो सेम आ रही है एनपीवी। बात समझे हो, तुम्हें इस तरह से तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करना होगा। कोई साल गायब होगा, कभी किसी सवाल में 2 आउटफ्लो आ रहे होंगे, कभी जो इनफ्लो होंगे वो चौथे पांचवें साल होंगे, ठीक है। तो तुम्हें इस तरह से जरा सोचना पड़ेगा वहां पर कि यार यहाँ पर देखो ये कैश इनफ्लोज है, इस तरह से करें। अच्छा, एग्जाम में हमेशा तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि तुम इस तरह से सॉल्व कर रहे हो सवाल को इक्वेशन में। वैसे आसान है सर सॉल्व करना, वैसे करेंगे, अरे भाई उसने 70 साल दे दिए, तो ये तो समझाने के लिए मैं 5 साल बना रहा हूँ। 80 साल का सवाल आ गया कि एक बंदा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, 10 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, 11वें साल से 80वें साल तक तुम्हें जो है वो 50 लाख मिलते जाएंगे हर साल। समझ रहे हो, तो ये टेबल, ये वाली अप्रोच जो है ना, ये सही है, आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सवाल 25 30 50 साल का आ गया तो फिर तो मुझे ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि किसमें से क्या माइनस करूं, किसका सम बचा, क्या एन्युटी फैक्टर बचा। इसकी पिक्चर लेकर सेंड करो और मुझे बताओ कि कोई मसला है इस पे। कोई मसला तो नहीं है।